नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ ज्योग्राफी की एक और नई क्लास के साथ। पिछली क्लासों में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उससे आगे कुछ अन्य ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो निकटतम परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। इसमें से पहला टॉपिक होगा भारत से गुजरने वाली रेखाएं। भारत से गुजरने वाली रेखाएं, ठीक है। एक तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, भारत से गुजरने वाली रेखाएं। और देखिए दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की सीमा के बारे में, भारत की सीमा। और बच्चों तीसरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पड़ोसी देश। तीनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, तीनों से ही पिछली परीक्षाओं में अच्छी संख्या में प्रश्न मिल चुके हैं। तो बिना अतिरिक्त समय व्यर्थ किए हुए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है भारत से गुजरने वाली रेखाएं। तो बच्चों भारत से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक अक्षांश रेखा गुजरती है उसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इस पर हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करेंगे। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, समझ रहे हैं। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब ये जो कर्क रेखा है ये होती क्या है ये आप लोग जान लीजिए। इसका विस्तृत अध्ययन हम देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कर्क रेखा पृथ्वी के, ये देखो यहां समझा देते हैं, पृथ्वी के बच्चों देखो एक यहां पर होती है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर होती है 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री पर दो रेखाएं हैं। एक ऊपर वाली को कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाली को मकर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं किस वजह से बनती हैं? सूर्य की सीधी किरणें सदैव कर्क और मकर के बीच में ही रहती हैं, ये बात आप जान लीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों दो वजहों से होता है। एक तो पृथ्वी के अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण और दूसरा इसके दीर्घ वृत्त में परिक्रमा करने के कारण ऐसा होता है। बोलो बात क्लियर हो गई? तो यहां से देखिए हम आगे क्लास अपनी चलाएंगे और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं बच्चों कहां से कर्क रेखा गुजर रही है। तो देखो ये देखो हम यहां से आपको दिखा रहे हैं, ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये कर्क रेखा भारत के ठीक बीच से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है? कुछ राज्य मैंने बना दिए हैं जो हमारे पड़ोसी देश में काम आने वाले हैं, कुछ राज्य हमने नहीं बनाए हैं। इसके लिए आपके पास एटलस होना चाहिए या आपके जिस कमरे में जिस लाइब्रेरी की रैक पर आप पढ़ रहे हैं वहां सामने भारत का एक नक्शा लगा कर रखिए। आप 2-3 बार जब उसको लगातार देखेंगे अन्य अन्य टॉपिक के साथ तो वो आपके मस्तिष्क में एकदम छप जाएगा, दिमाग में उसकी छवि अंकित हो जाएगी। फिर आपको बार बार नक्शा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी कहीं हम यहाँ ऐसा पॉइंट रखेंगे आप तुरंत बता देंगे कि ये पॉइंट आंध्र प्रदेश में रखा है या कहीं और रखेंगे तो ये पॉइंट किस प्रदेश में रखा है, ऐसा सब आप जो है तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो नक्शा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कर्क रेखा देखो कितने राज्यों से गुजरती है, यहां हम लिख देते हैं 8 राज्यों से गुजरती है। समझ गए कितने राज्यों से गुजरती है? तो लिख दिया 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो एक तो बच्चों यही एक अच्छा प्रश्न बनता है कि कितने राज्यों से गुजरती है। देखो गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, तो वो राजस्थान से ही बहुत थोड़ी गुजरती है, समझ रहे हैं ना, बहुत थोड़ी सी ही राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। देखो यहां से बस इतनी सी ही ये राजस्थान से गुजरती है।
तो गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। देखो आठों के बारे में लिख ले रहे हैं। पहला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इन राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता चल गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जिनको नहीं पता वो अभी कम से कम इतना तो जान ही लेंगे। जहां कर्क रेखा लिखी है वो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं इसी एक लाइन से, कि सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है। तो देखो, बड़े ध्यान से देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की, बोलो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। फिर सबसे कम किस में है? तो देखिए यहां पर एक राज्य लिखना मिस हो गया है, राजस्थान नहीं लिखा है ना। राजस्थान बीच में मिसिंग है, यहां होना चाहिए था। हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। 8 राज्य हो गए, यहां लिख दे रहे हैं राजस्थान। तो बच्चों, राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे कम है। तो यहां हमने क्या लिख दिया? सबसे कम लंबाई इसकी कहां पर है? राजस्थान में है। तो दो प्रश्न तो ये बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहां पर है और सबसे कम लंबाई इसकी कहां पर है। ये कर्क रेखा से दो प्रश्न हैं। और एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा किस राजधानी से होकर गुजरती है। तो याद रखना, झारखंड की वो राजधानी है जिसका नाम है रांची। ठीक है, झारखंड की वो राजधानी है और नाम क्या है उसका? रांची। जहां से अपने थाला है धोनी भैया हैं, रांची से ये होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसके अलावा और आपको जानना है, पूछ देता है कि बताओ निम्न में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है और कौन सी राजधानी कर्क रेखा के नीचे है। ऊपर बच्चों अर्थात उत्तर में और नीचे अर्थात दक्षिण में। तो याद रखना, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर नीचे पड़ती है। लेकिन बच्चों जयपुर जो राजधानी है, जयपुर राजधानी राजस्थान की कर्क रेखा के ऊपर है। फिर देखो भोपाल नीचे है। ठीक, भोपाल नीचे है। भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, ये भी नीचे पड़ती है। रायपुर नीचे है। रांची से तो होकर ही ये गुजर रही है। कोलकाता भी नीचे है। ये देखना, ये पश्चिम बंगाल जो देख रहे हैं थोड़ा यहां तक आया हुआ है और कोलकाता भी नीचे पड़ता है। ठीक है, यहां पर देखो लिख दे रहे हैं कोलकाता भी नीचे पड़ता है। अच्छा, अब देखो ये दो राजधानियां, एक राजधानी आपकी त्रिपुरा की है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये यहां बनानी थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, अगरतला और आइजोल ये दोनों राजधानियां ऊपर पड़ती हैं। तो यहां हम लिख देंगे क्या है ये है आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और त्रिपुरा की अगरतला, ये है ऊपर। तो कर्क रेखा से ऊपर 3 राजधानियां हैं और बाकी राजधानियां कर्क रेखा से नीचे पड़ती हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख देंगे?
इन सभी राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानी, 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से नीचे है, कर्क रेखा से नीचे है, सॉरी ऊपर है, कर्क रेखा से ऊपर है। देखो कौन कौन से हैं 3। पहला कौन हो गया? जयपुर। किसकी राजधानी है बच्चों? ये राजस्थान की राजधानी है। दूसरी राजधानी कौन हो गई? त्रिपुरा की राजधानी कौन है? यहां पर देखो अगरतला। दूसरी राजधानी अगरतला, और अगरतला त्रिपुरा, ठीक है। और आइजोल, और आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये 3 राजधानियां बच्चों कैसी हैं? जो कर्क रेखा से ऊपर स्थित हैं। बाकी राजधानियां कर्क रेखा से सारी नीचे हैं। बोलो क्लियर हो गई? तो कुल मिला के बात क्या बनी? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 3 राजधानियां इसके ऊपर है, 1 राजधानी से ये होकर गुजरती है, बाकी राजधानियां इससे नीचे पड़ती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी एक और जो है रेखा जो भारत से गुजरती है उसे हम लोग देखेंगे। दूसरी रेखा है, इसे कहते हैं भारत की मानक समय रेखा। बच्चों ध्यान से देखना इस रेखा को, ये इस प्रकार से भारत से गुजरती है। ये है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। ये देखो, ये है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां आपको शायद एक स्पॉट दिख रहा होगा, ये लाइट की वजह से है, इसका निदान हम जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जान लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बात क्लियर हो गई? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा होती क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला उम्मीद है आपने देख लिया होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक। इसको अब यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। समझ में आ गया टॉपिक? बस बात पूरी हो गई। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारा अगला टॉपिक क्या है? भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, प्रत्येक देश के पास अपनी एक मानक समय रेखा होती ही है। और इनके बारे में क्या है, जैसे समय के लिए बनाई जाती है। सोच के देखो, हमारे पास अगर सूर्य के हिसाब से चलने वाली घड़ी होती तो कितना समस्या होता। क्योंकि हमने जाना है कि कुल देशांतर कितने होते हैं बच्चों? 360 होते हैं, है ना। कुल देशांतर कितने होते हैं देखना जरा, कुल देशांतर 360 होते हैं। और पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे है। और जो 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। यानी 360 अक्षांश घूमते हैं 1440 मिनट में। एक अक्षांश घूमेगा 1440 बटे 360 में 4 मिनट में बच्चों एक अक्षांश घूमता है। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी हर 4 मिनट में एक अक्षांश सूर्य से छुप जाता है और एक नया अक्षांश सूर्य के सामने आ जाता है। यानी अब हमारी स्थिति क्या है देखना ध्यान से। ये बोलो कौन सा देशांतर है? भारत का देशांतरीय विस्तार याद है ना? नहीं याद है तो हम लिख देते हैं। यहां पर होता है 68.7 पूर्वी देशांतर। और यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर होता है 97.25 पूर्वी देशांतर। तो 68 से लेकर के 97 तक कितने अक्षांश हो जाते हैं? अगर आप मोटा अंदाज लगाएंगे तो 30 डिग्री हो जाता है। 30 अक्षांश यहां से गुजरते हैं। सो 30 देशांतर यहां से गुजरते हैं। 30 देशांतर को गुजरने में कुल कितना समय लगता है? 120 मिनट।
120 मिनट बराबर कितना हो जाता है बच्चों? 2 घंटे हो जाता है। हमारा यहाँ का और यहाँ का समय कभी मैच ही नहीं करता, समझ रहे हो? यहां पर बैठा व्यक्ति अगर कोई है, यहां मान लो एक पुरुष बैठा है, ठीक है, और मान लो गुजराती कन्या से बात करना चाहता है, कोई रिश्तेदार हैं आपस में, है ना, ऐसा गलत मत समझना, और ये मान लो कह दिया कि हम तुमको 8 बजे कॉल करेंगे, समझ रहे ना, इसके यहाँ 8 बजा होगा तो इसके यहाँ 6 बजा होगा, कभी कॉल पे बात हो ही नहीं पाएगा, बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हर एक देश के पास क्या होता है? अपना एक मानक समय होता है, दोनों जगह पर टाइम बराबर ही रहेगा। यहां 8 बजेगा तो यहां भी 8 ही बजेगा, और ये कहां से डिसाइड करते हैं? मानक समय रेखा से। अब दूसरी बात को जरा ध्यान में देखना कि मानक समय रेखा से हम किसी भी देश की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं, समय ज्ञात कर लेते हैं, कितना आगे कितना पीछे। हमारा समय ब्रिटेन से कितना आगे? 82.5 डिग्री। अब देखना जरा, 82.5 डिग्री तो 82 में गुणा कर दो कितने का? 4 का, 4 दूनी 8, देखना, और 4 अट्ठे 32, 328 मिनट। कितना आया? 328 मिनट। अभी आधे को नहीं देखा, उसके 2 मिनट बाद में जोड़े तो ये हो गया कितना? 330 बटे कितना कर दिया? 60, बिंदी से बिंदी कट गया, 6 पंचे 30, 3 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 6 पंचे 30, 5.5 घंटे हम कहां से आगे हैं? ब्रिटेन के समय से आगे हैं। ऐसे किसी भी देश की जिसकी आपको मानक समय रेखा पता है, आप निकाल सकते हैं कि वह समय ब्रिटेन से कितना आगे है या कितना पीछे है। अगर किसी दूसरे देश की पता है तो वहां से भी निकाल सकते हैं कि ये टाइम में कितना अंतर है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जब आपको समय आगे पीछे निकालने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक अंतरराष्ट्रीय नियम भी है, ये तो थी समझने की बात, अब देखेंगे याद करने की बात, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे मानक समय रेखा के बारे में। तो सबसे पहले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा मानक समय है, ठीक है, मानक समय है। दूसरी चीज क्या देखेंगे? यह मानक समय रेखा, ठीक है, क्या? मानक समय रेखा देखना है ना, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। उम्मीद है ये फैक्ट आपको याद हो गया। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं देखो, यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और 1 2 3 ओडिशा से गुजरती है, और लास्ट में आंध्र प्रदेश से गुजरती है। देखो, यूपी के आपने देखा ना, नैनी एक जगह हम लोग पढ़ते हैं कि ये प्रयागराज में नैनी जगह से गुजरती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नैनी से ही गुजरती है, यहां से कूद के डायरेक्ट नैनी आती है, यहां ऊपर से कई जिलों से गुजरती है। हम यूपी स्पेशल में आपको ये सभी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहां कहां से गुजरती है, ठीक है। फिर यहां से एमपी में आती है, हल्का सा छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद नीचे उड़ीसा में आती है, उड़ीसा के बाद देखो ये नीचे कहां चली जाती है? आंध्र प्रदेश तक जाती है। अच्छा, एक खास बात क्या, छत्तीसगढ़ में, याद रखना, छत्तीसगढ़ में क्या करती है? ये कर्क रेखा को काटती है। तो अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा को मानक समय रेखा कहां पर काटती है, तो कर्क रेखा को काटती है मानक समय रेखा कहां पर बच्चों? छत्तीसगढ़ में काटती है। ये फैक्ट भी आपको याद हो गया। अब एक अंतरराष्ट्रीय नियम और आपको पता होना चाहिए।
एक अंतरराष्ट्रीय नियम है। अब ऐसा नहीं है कि हम 82.5 क्यों माने हैं, ठीक है। ऐसा बता सकते हैं कि टोटल 68 से 97 पॉइंट जो तो 98 98 मतलब 30 30 का आधा 15 निकालोगे तो लगभग यहाँ, लेकिन फिर भी इसको आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम कहता है कि अगर किसी भी देश को अपनी मानक समय रेखा जो निर्धारित होगी वो कैसे निर्धारित होगी, इसके लिए एक निश्चित नियम है। क्या है देखो कि मानक समय सदैव, महत्वपूर्ण बात है याद रखना, सदैव 7 सही 1/2, समझ रहे हैं, 7 चौको 28 और 2 30 यानी 30 मिनट के गुणन में ही होगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय नियम है के गुणन में ही होगा। बोलो बात क्लियर हो गई। क्या कहते हैं, मानक समय सदैव ये 7.5 या डिग्री या 30 मिनट के गुणन में ही होगा। बोलो बात क्लियर हो जाती है। तो मानक समय रेखा से संबंधित जो बिंदु हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो है एक और पॉइंट हो गया, क्या, भारत से गुजरने वाली रेखाएं, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बात करनी है भारत की सीमा की। ठीक है, तो अब हम भारत की सीमा पर चर्चा करेंगे। कौन सी सीमा कहां है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट है और कोई आप लाइव तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, तो जब आगे पीछे, है ना, फास्ट स्लो जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। अगला टॉपिक देखो, ये स्क्रीनशॉट की व्यवस्था इसलिए है ताकि आपको लिखने अभी कॉपी पेन लेके ना बैठना पड़े। आप कहीं पर भी इसको पढ़ सकते हैं, यात्रा के दौरान देख लो, कहीं कोई फालतू समय है वहां अपना हेडफोन लगाओ और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से फुर्सत में जब बैठो तब इसको लिख लो। एक और चीज होती है, पहले पूरा देख लिया समझ लिया फिर लिखने बैठे, तो ऐसे लिखो जैसे आपको याद है, और जहां भूलो वहां मोबाइल पे एक टैप करके देख लो स्क्रीनशॉट में कि क्या था, और वापस से मोबाइल बंद कर दो फिर लिखो। आप अपने शब्दों में सबसे बेहतरीन नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग देखेंगे भारत की सीमा कितनी है। भारत की सीमा, है ना, भारत की पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दूरी कितनी है, तो भारत की सीमा पर चर्चा करेंगे। तो भारत के पास दो प्रकार की सीमा है, आप लोग जानते हैं ना, भारत के पास दो प्रकार की सीमाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी, यही लिख देते हैं, दो प्रकार की। एक तो है स्थल सीमा, देखो स्थल सीमा है भारत के पास, और भारत के पास तटीय सीमा भी है। दोनों प्रकार की सीमाएं हैं भारत के पास, और इसीलिए तो भारत इतना महत्वपूर्ण देश है। देखो गुजरात से शुरू होती है, ये देखो पाकिस्तान के साथ सीमा, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारी स्थलीय सीमा है। और इधर अरब सागर के साथ, हिंद महासागर के साथ और बंगाल की खाड़ी के साथ, ये जो हमारी सीमा है इसे हम क्या कहते हैं, समुद्री सीमा या तटीय सीमा कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा पानी ले लिया जाए, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन बिना पानी के तो बात बनती नहीं है। चलो देखो, तो दो तरह की सीमा है, स्थल सीमा और तटीय सीमा। तो पहले हम लोग देखेंगे भारत के पास कुल सीमा कितनी है।
जरा कुछ आंकड़े तय कर लेते हैं। तो भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है, कुल सीमा यानी दोनों मिलाकर के, वो है 15,200 किलोमीटर। समझ रहे हैं? 15,200 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। लेकिन अब इसमें एक स्थल सीमा है और एक हमारी क्या है, जल सीमा है। तो देखो स्थल सीमा, ये वाली स्थल, ये वाली जल। पहले हम आपको बताते हैं हमारी स्थल सीमा कितनी है। तो 7684, यानी इसमें से 7,684 किलोमीटर, याद रखना 7,684 किलोमीटर, ये हमारे पास क्या है, स्थल सीमा है। अब हम बात करेंगे हमारे पास जल सीमा कितनी है। ठीक है, तो देखो इसी में से जल सीमा पर बात करते हैं। हमारे पास जो कुल जल सीमा है वो 75,16.6 किलोमीटर है। ये हमारी क्या है, जलीय सीमा कह लो या कह लो तट सीमा। तो जलीय सीमा या तट सीमा, ये हमारे पास इतनी है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि हमारे पास जो पूरी जलीय सीमा है, क्या वह मुख्य भूमि पर ही है ना। ये देखो गुजरात से पश्चिम बंगाल तक हमारी मुख्य भूमि है, लेकिन फिर हमारे पास कुछ द्वीप भी तो हैं, तो द्वीपों पर भी सीमा है। ठीक है ना, तो हमें ये जानना पड़ता है कि कहां पर कौन सी है। ठीक है, तो देखो इसको हम बांटते हैं कैसे। 54,22.6, ये है हमारी मुख्य भूमि की सीमा। ठीक है, क्या हो गई, मुख्य भूमि की सीमा। तो मुख्य भूमि की सीमा जो है वो कितनी है, 5,422.6 किलोमीटर लंबी, यानी यहां से लेके बच्चों यहां तक की सीमा है। और इस सीमा के अंतर्गत समझना कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है इस सीमा के अंतर्गत बच्चों, दो चीजें आ रही हैं, 9 राज्य आ रहे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। 2 क्या आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी आती हैं। 9 राज्य कौन से हैं आप लोग भली प्रकार जान चुके हैं। गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और इसके ऊपर उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। 9 राज्य हैं, समझ गए ना। कौन कौन से हैं, गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद ओडिशा है और ओडिशा के बाद कौन है, वेस्ट बंगाल है। 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक देखो दमन और दीव है, और लगा है बीच में, नाम एक ही है। ठीक है, अब तो ये दोनों मिला दिए गए हैं, दमन द्वीप को और पीलीभीत, यहाँ पर सॉरी वो कौन सा एक पड़ता है, एक और यहाँ पर पड़ता है, कुछ उसका नाम है दमन द्वीप है, एक का नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, आपको याद है तो बताइए। इन दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, दादर नगर हवेली, इन दोनों को मिला दिया है। ठीक, तो ये दमन द्वीप है। और इसके बाद कौन है, यहां पर देखिए पुदुचेरी, पुदुचेरी ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें यमन, माहे, यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी 4 जिले पड़ते हैं, जिनमें से एक जिला यहां पर ये सीमा बनाता है। ठीक है, और दमन द्वीप यहां पर सीमा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 जगहों पर ये भी है। तो मुख्य भूमि आपसे अगर कठिन क्वेश्चन बच्चों पूछना चाहेगा ना तो पूछ देगा कि मुख्य भूमि की सीमा में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर
भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा में शामिल है। ऑप्शन ए बी सी डी दे देगा कि 8 राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखो क्या है, ये लक्षद्वीप है। अभी द्वीपों का एक पूरा हम बनाएंगे, एक पूरी क्लास बनाएंगे। ये कितना है, ये लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का जब से लक्षद्वीप पे मोदी जी गए हैं तब से लक्षद्वीप ही याद आ रहा है। ठीक है।